हेलो स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे राजनीति विज्ञान कक्षा 12। मार्क्सवाद पढ़ रहे थे हम लोग। मार्क्स का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया था। मार्क्स के प्रमुख विचार और मान्यताओं की बात करें तो मार्क्स मोस्टली 7 बातों में विश्वास करते हैं। एक एक करके हम डिटेल से इनको पढ़ेंगे। पहला है द्वंदात्मक भौतिकवाद, जिसको हमने आउटलाइन पढ़ लिया था। द्वंदात्मक हीगल की देन थी। भौतिकवाद फायरबाख का सिद्धांत था। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या इन्होंने की। 6 इन्होंने बताई। इन्होंने कहा कि इतिहास का जो भी घटनाक्रम रहा है वो कहीं ना कहीं धन से संबंधित जुड़ के रहा है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, इसमें इन्होंने बताया है कि जो श्रम का मूल्य है रिकार्डो का, उसी से इन्होंने ये टीप कर बनाया है। इनका मानना है कि समाज में जो कार्य करता है उसे ही मिलना चाहिए। बौद्धिक श्रम की बात इन्होंने नहीं की। मार्क्स का राज्य का सिद्धांत, मार्क्स राज्यवीर समाज चाहता है। वह कहता है कि राज्य पूंजीपतियों को आगे बढ़ाने का एक अंग है। धर्म और राज्य में संबंध, धर्म और राष्ट्र की बात करें तो ये किसी भी धर्म का समर्थन खुलकर नहीं करता। ये केवल सर्वहारा वर्ग का समर्थन करता है। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कहता है कि समाज में 2 वर्ग, एक गरीब और एक अमीर। और मार्क्सवादी क्रांति, इन्होंने कहा कि अपने अधिकार केवल और केवल छीन कर लिए जा सकते हैं, क्रांति के माध्यम से लिए जा सकते हैं, और कोई आधार बचता ही नहीं है। फिर मार्क्सवाद को जानने के आधार क्या है, ये सवाल पूछा गया था बोर्ड में कि मार्क्स को जानने के आधार क्या है। तो आधार है 3। उत्पादन की प्रणाली क्या है, यानी कि वहां का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन सिस्टम है वो किस पर बेस है, पूंजीवाद पर है, मिश्रित पे है, क्या है वहां। फिर उत्पादन का साधन क्या है, उत्पादन की प्रणाली क्या है, और उत्पादन का संबंध क्या है, यंत्र है, बहुत ज्यादा मानवीकृत है, क्या है। इन तीनों चीजों से मार्क्सवाद को जाना जा सकता है। और ये तीनों मार्क्स को जानने के क्या है, आधार हैं। सवाल आता है मार्क्सवादी सिस्टम को जानने से या मार्क्सवाद को जानने का आधार क्या है। तो आधार कितने हैं, 3। पहला है उत्पादन की प्रणाली क्या है, उत्पादन के साधन क्या है, और उत्पादन से किस प्रकार का संबंध है, यानी कि मानव का सिस्टम क्या है, कौन से मॉडर्न से वो ले रहा है और कौन सा सिस्टम उसके पास है। ये तीनों ही चीजें बेस है मैक्सिज्म नॉलेज डेवलप करने के लिए या मैक्सिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए। मार्क्सिज्म इन्हीं पर बेस होता है। अब हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। पहला है द्वंदात्मक भौतिकवाद। अगर हम द्वंदात्मक भौतिकवाद की बात करें तो ज्यादातर सिद्धांत मार्क्स ने कहीं ना कहीं से लिए हैं, चाहे वो जर्मनी से हो, चाहे वो फ्रांस से हो, चाहे वो ब्रिटेन से हो। हम बात करें इसमें पहला सिद्धांत द्वंदात्मक भौतिकवाद। मार्क्स के सिद्धांतों में सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांतों में से एक है। सवाल क्या आता है, द्वंदात्मक प्रक्रिया कहां से ली, हीगल, जो कहां के थे, जर्मनी के थे। और भौतिकवाद जो फायरबाख से लिया। हम पहले भी बात कर चुके थे, कार्ल मार्क्स की जो शिक्षा हुई वो थी बर्लिन विश्वविद्यालय में, जो कहाँ है, जर्मनी में। और बर्लिन विश्वविद्यालय में उनका जो मिलन था वो मिले, वो किससे मिले, हीगल से। और यहां से क्या लिया उन्होंने, द्वंदात्मक सिद्धांत लिया। यहीं से इन्होंने फायरबाख से क्या लिया, भौतिकवाद। और फायरबाख को कहा जाता है युवा हीगलवादी, युवा हीगलवादी कहा जाता है। तो यहां से सवाल क्या क्या हो गए, द्वंदात्मक प्रक्रिया मार्क्स ने किससे ली थी, तो वो ली थी हीगल से। हीगल कहाँ के थे, जर्मनी से। भौतिकवाद, द्वंदात्मक भौतिकवाद सिद्धांत कहां से लिया, जर्मनी से लिया। भौतिकवाद का सिद्धांत कहां से लिया, फायरबाख से लिया। और फायरबाख को क्या कहा जाता है, युवा हीगलवादी भी कहा जाता है। अब इसके बाद सवाल आता है कि द्वंदात्मक प्रक्रिया है क्या। पहले तो द्वंदात्मक क्या है। द्वंद का मतलब होता है 2 विचारधाराओं में,
दो विचारधाराओं में द्वंद्व होना। अब ये द्वंद्व क्या है? वास्तव में अगर द्वंद्व हम राजनीति की भाषा में देखें तो सही और गलत विचार को आपस में मिलना, और जो अंतिम सही होगा वही द्वंद्व से आगे निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमें पहले से पता था कि चंद्रमा पर बुढ़िया सूत काटती है, और इस प्रकार से वो जो डार्क होल्स थे, गड्ढे थे, वो हमें नजर आते थे। हमें ये पहले से पता था कि भूकंप जब आते हैं, जब शेषनाग जी पृथ्वी को फन पे चेंज करते हैं, जब नंदीश्वर भगवान अपना सीन चेंज करते हैं तो भूकंप आते हैं। ये हमारा आधा सत्य था, ये पुराना हमारा विचार था। बाद में वैज्ञानिक खोज हुई, पता लगा कि चंद्रमा पर खड्डे हैं, वो बहुत दूर से देखने से वो आकृति डेवलप हो रही है। तो हमारे विचार कितने हुए? दो। एक विचार कौन सा था? पुराना। दूसरा कौन सा आया? नया। इन दोनों में क्या रहा? द्वंद्व रहा। और जो नया विचार डेवलप हुआ वह द्वंद्व के बाद स्थायी विचार रहा। इसी प्रकार से पृथ्वी की बात करें तो हमें प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत ज्योग्राफी में पढ़ा है, जो भूकंप का कारण आता है कि एक दूसरी परत आपस में टकराती हैं, जिसके कारण मुख्य रूप से ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं। यदि हम बात करें दो विचारों में द्वंद्व होने की या दो विचारों में टकराव होने की, तो ये द्वंद्वात्मक व्यवस्था कहलाती है। भौतिकवाद भौतिकवाद चेतना पर जोर देता है। भौतिकवाद फायरबाग किस पर जोर देता है? चेतना पर, जागृति पर, विश्वात्मा पर। चेतना पर, विश्वात्मा पर। लेकिन मार्क्सवाद जोर देता है जड़ तत्व पर। ये याद रखना है। मार्क्सवाद का फोकस किस पर है? जड़ तत्व पर। भौतिकवादी जोर किस पर देते हैं? चेतना पर, जागृति पर। यहां पर हम देखें तो हमने यहां तक देख लिया द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, पहला सिद्धांत मार्क्सवाद का। इसमें मार्क्स ने कहा है कि द्वंद्वात्मक की बात करें तो द्वंद्व कितने होते हैं? दो विचार, दो विचारों के को लेकर मतभेद होता है, सही गलत का फैसला होता है उनमें टकराव से, अनुभव से, और भविष्य के काल में उसमें छिपा हुआ होता है। जैसे बच्चे को हम कुछ भी सिखाते हैं, उसको वो परमानेंट अगर वो करता है तो वो करता है विद्यालय में जाकर, टीचर के तथ्यों के आधार पर वो अपने ज्ञान को स्थायी कर लेता है। तो द्वंद्वात्मक की व्यवस्था ली हीगल से कार्ल मार्क्स ने, और हीगल कहाँ के थे? बर्लिन विश्वविद्यालय में कार्ल मार्क्स को मिले थे। भौतिकवाद की यदि हम बात करें तो ये लिया था फायरबाग से, जिन्हें क्या कहा जाता है? युवा हीगलवादी भी कहा जाता है। भौतिकवादी किस पर जोर देते हैं? चेतना और विश्वात्मा पर, जागृति की बात करते हैं। जबकि कार्ल मार्क्स किसकी बात करते हैं? जड़ तत्व की बात करते हैं। यहां पर हम एक बात और देख सकते हैं, द्वंद्वात्मक प्रक्रिया या पद्धति। द्वंद्वात्मक पद्धति की बात करें इन्होंने तीन बात कही है, और द्वंद्वात्मक प्रक्रिया को एक एग्जाम्पल से इन्होंने समझाया। इन्होंने कहा एक गेहूं का पौधा जिसमें ये बीज है, बीज से गेहूं बनता है, इस बीज को इन्होंने कहा वाद। फिर इन्होंने कहा पौधा प्रतिवाद है, और ये संवाद है। इन्होंने कहा कि गेहूं का पौधा गेहूं के पौधे से इन्होंने ये सिस्टम समझाया। हम पढ़ रहे हैं द्वंद्वात्मक प्रक्रिया। द्वंद्वात्मक प्रक्रिया की यदि हम बात करें तो इन्होंने कहा कि जब गेहूं को बोया जाता है, केवल गेहूं रहता है, तो वो क्या कहलाता है? वाद। एकमात्र विचार होता है वो। उसके बाद उसमें क्या बन जाता है? पौधा। ये है गेहूं, ये है पौधा, और ये है फली। ये कहते हैं कि जब हम गेहूं को बोते हैं तो वो केवल क्या होता है? वाद होता है, एक विचार होता है।
फिर जब वो पौधा बनता है तो प्रतिवाद, दूसरा विचार निकल के इसमें से आ जाता है, और फिर जब वो पूरी तरीके से वापस फली बन जाती है तो वो क्या कहलाता है, संवाद कहलाता है। इस एग्जाम्पल से इन्होंने द्वंद्वात्मक प्रक्रिया को स्पष्ट किया है कार्ल मार्क्स ने। यहां पर पहला सिद्धांत हो गया है कंप्लीट। हमने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पढ़ लिया है, अब इसकी पढ़ते हैं विशेषता। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की पहली विशेषता है कि विश्व स्वतंत्र है, विश्व को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। यहाँ प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र विचरण करती है, जिसकी सभी वस्तुएं परस्पर क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और प्रत्येक वस्तु अपना घटनाक्रम स्वतः करती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक दूसरे पर निर्भर है, और ये विश्व निरंतर चलायमान है। विश्व में प्रत्येक वस्तु जिसमें शक्ति है, जिसमें एनर्जी है, जो विश्व का निर्माण करती है, समाज का संचालन करती है। प्रकृति में पॉजिटिव नेगेटिव जितनी भी वस्तुएं हैं वो सभी एक दूसरे से क्या है, जुड़ी हुई हैं, और वे सभी क्या है, स्वतंत्र है। दूसरा कहते हैं प्रकृति अस्थिर है, प्रकृति स्थिर नहीं है, इसमें निरंतर परिवर्तन संभव है, गतिशील है और निरंतर परिवर्तनशील है। हमने देखा है ज्योग्राफी के आधार पर, भूगोल के आधार पर देखे तब भी हमने परिवर्तन पढ़े, ज्वालामुखी है, सुनामी है, अपने बहुत सारे भूकंप हैं, ये प्रकृति का विनाश करते हैं और निर्माण भी करते हैं। वैसे ही हम जड़ तत्व की बात करें, चेतना तत्व की बात करें, आर्थिक दृष्टिकोण से द्वंद्वात्मक की बात करें तो यहाँ पर निरंतर विचारों में बदलाव आता है, आर्थिक तत्व बदलता है और प्रकृति का नया निर्माण होता है। वस्तुओं में विकास परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है, सरल है। यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये कहते हैं कि वस्तु में विकास बहुत आसानी से और बहुत सरलता से होता है, और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि यदि ये विकास और परिवर्तन नहीं हुआ तो प्रकृति का निर्माण संभव नहीं होगा। तो इन्होंने कहा है कि वस्तु में विकास जो होता है और जो परिवर्तन होता है बहुत साधारण प्रक्रिया से होता है, बहुत ज्यादा जटिल प्रक्रिया इसमें नहीं होती है। फिर ये कहता है कि वस्तुओं के गुणों में अचानक परिवर्तन होता है, ऐसा नहीं कि स्टेप बाय स्टेप बहुत देर में जाके इसमें अंतर आता है। जबकि ये कहते हैं कि जो परिवर्तन है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार वो बहुत जल्दी आमूलचूल परिवर्तन होता है, अचानक परिवर्तन होता है। जैसे गेहूं से पौधा बन जाता है और पौधा से फली बनती है और पौधा नष्ट होकर वापस गेहूं बन जाता है। तो जो गुणों में परिवर्तन आता है, गुणात्मक जो परिवर्तन आता है वो कैसा आता है, अचानक आता है, ऐसे नहीं कि बहुत धीमे धीमे किसी चीज में परिवर्तन आएगा। ये जो गुणात्मक परिवर्तन की बात इन्होंने कही है मार्क्सवादियों ने, ये किसकी विचारधारा से लिया है, हीगल की विचारधारा से लिया है। और हीगल ने क्या दिया था, द्वंद्वात्मक प्रक्रिया दी थी, जो बर्लिन विश्वविद्यालय जर्मनी से संबंधित थे। प्राकृतिक जगत की आर्थिक आधार पर व्याख्या करते हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत, यानी कि मार्क्सवादियों ने प्राकृतिक जगत को भी क्या माना है, आर्थिक आधार माना है, यानी कि समाज की हर वस्तु अर्थ पर निर्भर करती है। एक एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं, ये कहते हैं प्रकृति में प्रत्येक चीज अर्थ के लिए होती है। अगर ऐसा सही है तो माँ अपने बच्चे का पालन नहीं करती क्योंकि उसका स्वार्थ आर्थिक नहीं होता है। तो यहाँ पर भी मार्क्स की विचारधारा गलत साबित हो जाती है। तो हमने पढ़ लिया द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषताएं, और उसमें प्रमुख विशेषताएं कितनी है, 6। पहली, द्वंद्वात्मक भौतिकवादी कहते हैं विश्व क्या है, स्वतंत्र है, इसे कोई रोक नहीं सकता, जिसकी सभी वस्तुएं एक दूसरे पर क्या है, निर्भर हैं, और निरंतर ये प्रयासशील रहती हैं विकास करने में। दूसरा कहते हैं प्रकृति क्या है, अस्थिर है, स्थिर नहीं है, इसमें परिवर्तन निरंतर चलता रहता है, गतिशील है, निरंतर परिवर्तनशील है, द्वंद्वात्मक भौतिकवादी मानते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवादियों का तीसरा कथन है वस्तुओं में विकास और परिवर्तन बहुत सरल प्रक्रिया से होता है, जटिल प्रक्रिया इसमें नहीं होती है। वस्तुओं में जो गुणात्मक परिवर्तन है वे अचानक आते हैं, दूध का दही में बदल जाना अचानक आया हुआ परिवर्तन ही है। ये जो द्वंद्वात्मक भौतिकवादियों ने गुणात्मक परिवर्तन की जो बात कही है वो किससे ली है, हीगल से ली है। प्राकृतिक जगत में आर्थिक आधार की व्याख्या करता है कि प्रकृति में जितनी भी घटनाएं होती है वो पैसे के लिए, अर्थ के लिए होती है,
एग्जाम्पल हमने अभी यहाँ पर देख के बता दिया। यहाँ पर विशेषताएं होती हैं कंप्लीट। मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की प्रक्रिया में आखिरी बिंदु है द्वंद्वात्मक विकास के नियम। द्वंद्वात्मक विकास के नियम 3 है। ये कहता है विपरीत में एकता संघर्ष का नियम। विपरीत में एकता का मतलब है दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। जैसे एग्जाम्पल, भारत और अमेरिका दोनों ही चीन से परेशान हैं। अमेरिका चीन में पहले से टेंशन चल रही थी, भारत और चीन में अभी टेंशन हुई है, तो दोनों में क्या हो जाएगी? दोस्ती हो जाएगी। और ये बात कौन कह रहे हैं? द्वंद्वात्मक विकास के नियमों में पहला नियम है कि विपरीत में हमेशा एकता पाई जाती है। दो जो विपरीत लोग होंगे उनमें हमेशा क्या हो जाएगी? दोस्ती हो जाएगी। स्वतः ही दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन जाता है। और संघर्ष का नियम, इनमें हमेशा क्या पाया जाता है? संघर्ष पाया जाता है। चाहे वो संघर्ष किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, विकास के लिए हो, शक्ति के लिए हो, अर्थव्यवस्था के लिए हो, सामाजिकता के लिए हो, राजनीति के लिए हो, ये समाज में व्यापकता के लिए हो, ये संघर्ष हमेशा पाया जाता है जिससे आगे बढ़ा जा सके। परिणामों में गुण की ओर परिवर्तन। ये कई बार कहते हैं कि यदि हम परिणाम में गुणों में इतना अंतर कर दें बहुत ज्यादा मात्रा में, तो जो रिजल्ट आना है, जो गुण है, उसके समाप्त हो जाते हैं। जैसे जल को, दूसरे का यदि एग्जाम्पल देखें, जल को यदि ज्यादा गर्म कर दे तो वो क्या बन जाता है? वाष्प। यहाँ जल के गुण ही क्या हो गए? लगभग समाप्त हो गए। अब ये वापस जल में बदलेगा, लेकिन एक बार तो इसके गुण ही क्या हो गए? पूरी तरीके से परिवर्तन हो गए। तो दूसरा नियम कहते हैं परिणामों में गुणों की ओर परिवर्तन हो जाता है। यानी कि परिणामों में यदि गुणों में बहुत ज्यादा अंतर कर दिया जाए तो परिणाम पूरी तरीके से बदलकर नए तरीके से आ जाते हैं और हम जान भी नहीं पाते कि वास्तव में इसका आधार क्या था। और लास्ट है निषेध का निषेध नियम। निषेध का निषेध नियम कहता है कि यदि हमने गुणों में बहुत ज्यादा अंतर कर दिया तो पदार्थ है, वस्तु है, गुणों में अंतर करने पर वस्तु उच्च अवस्था में चली जाती है और पुनः वापस नहीं आती है। पुनः वापस नहीं आती है उसी अवस्था में। ये कहलाएगा निषेध का निषेध नियम। यानी कि यदि हम उदाहरण लें दूध का, तो दूध को जब गर्म करते हैं उससे दही बनता है। दही से कभी दूध नहीं बन सकता, फिर छाछ बनेगी, बड़ी प्रक्रिया होगी और उसके बाद हम घी निकाल सकते हैं, दूध नहीं बना सकते उसका। तो यही निषेध का निषेध नियम कहलाता है। पदार्थ के गुणों में परिवर्तन किया जाए तो पदार्थ अगली स्टेप में, अगली उच्च इकाई में चला जाता है, उच्च अवस्था में चला जाता है, पुनः वापस कभी भी नहीं आएगा। ये कहलाएगा निषेध का निषेध नियम। यहां पर उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं दूध से दही बनना। दही से कभी भी दूध नहीं बन सकता है। यही है निषेध का निषेध नियम। पदार्थ अपनी अवस्था से उच्च अवस्था में चला जाता है। तो द्वंद्वात्मक विकास के नियम कितने बताए? 3। इसमें पहला है विपरीत में एकता। दुश्मन का दुश्मन हमेशा क्या होगा? दोस्त होगा और इनमें निरंतर संघर्ष पाया जाएगा सत्ता के लिए, आर्थिक व्यवस्था के लिए, पदार्थों में। फिर ये कहता है यदि किसी पदार्थ के गुणों में बहुत ज्यादा परिवर्तन कर दिया जाए तो वह कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बदल ही जाता है, उसकी अवस्था और उसका स्थायित्व ही बदल जाता है। निषेध का निषेध नियम, उच्च अवस्था में पदार्थ चला जाता है, पुनः अवस्था में नहीं आता है। यानी कि जो उसका धरातल था, जो उसका आधार था, वही पूरी तरीके से परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पर द्वंद्वात्मक विकास का नियम होता है